चीजें यहां पर अच्छी तरीके से समझ में आए। अब उसके बाद हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट की बात यहां पर की जा रही है। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर रीजन आपको देखने को मिलेगा, आप बुक में भी देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा ब्रिटिश आइलैंड। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रिटिश आइलैंड। अब ब्रिटिश आइलैंड अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि यहां पर आपको इंडिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपको इंडिया देखने को मिल रहा है। तो अब यहां पर क्या है, एक बात बताओ, अगर हम यहां पर इस तरीके से ये डायरेक्शन बताएं तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यहां पर ईस्ट होता है, यहां पर वेस्ट होता है। तो ब्रिटिशर्स किस डायरेक्शन में आए? ईस्ट डायरेक्शन में आए, है ना, मतलब इस डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है ना ब्रिटिशर्स। तो इसीलिए यहां पर बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। वो यहां पर किस डायरेक्शन में आई? वो आपको ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो आती हुई यहां पर दिखाई दी। तो अब इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं? 1600 की बात हो रही है ना, मतलब 1600 में द ईस्ट इंडिया कंपनी acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East। 1600 में यहां पर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसने यहां पर क्या किया, उसको एक चार्टर मिल गया। चार्टर मतलब आप ये कह सकते हैं कि परमिशन यहां पर मिल गया। किससे मिला? उस टाइम पीरियड पर क्वीन एलिजाबेथ I जो है वो यहां पर आपको रानी देखने को मिलेगी इंग्लैंड की, और उनसे यहां पर इनको ये परमिशन मिल गई, उनको ये परमिशन यहां पर दी गई कि भाई अगर आपको ट्रेड करना है, व्यापार करना है, कहां पर? ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, मतलब ये ब्रिटिश आइलैंड आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, इसके ईस्ट में अगर आप यहां पर ट्रेड करोगे तो उसका जो सोल राइट है, मतलब अकेला अगर कोई कंपनी जो है वो यहां पर ईस्ट डायरेक्शन में जो ट्रेड कर सकती है वो कौन सी होगी? वो ईस्ट इंडिया कंपनी आपको देखने को मिलेगी। तो 1600 में क्वीन एलिजाबेथ I के द्वारा जो है ये चार्टर किसको प्रोवाइड किया गया? ये जो ग्रांट था वो किसको प्रोवाइड किया गया? वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोवाइड किया गया कि भाई आप ब्रिटिश आइलैंड से ईस्ट डायरेक्शन में जो भी चीजें यहां पर लोकेटेड हैं, ठीक है, वहां पर जाइए और आप यहां पर ट्रेड करिए, आपको पूरा का पूरा अधिकार है, बाकी किसी को यह अधिकार जो है वो यहां पर नहीं दिया जाएगा। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो अदर यहां पर ट्रेडिंग ग्रुप थे, मतलब जो दूसरी जो ट्रेडिंग कंपनीज आपको देखने को मिल रही थी जो इंग्लैंड में लोकेटेड थी, उनके पास यहां पर क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपीट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि ईस्ट में पूरा का पूरा ट्रेड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो अधिकार थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। बाकी किसी के पास थे नहीं, तो वो लोग तो ट्रेड कर ही नहीं सकते, और ट्रेड करेंगे तो फिर तो वो इलीगल ट्रेड हो जाएगा, तो फिर उनको सजा दी जाएगी। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिला। With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at the cheap price and carry them back to the Europe to sell at the higher prices। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ से जैसे मान लीजिए कि ब्रिटिश आइलैंड है, ब्रिटिश आइलैंड यहाँ से शिप आए, ठीक है, फिर ये अफ्रीका वगैरह का देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, अभी मैं आपको एक दूसरा मैप भी दिखाऊंगा, तो ये केप ऑफ गुड होप आपको देखने को मिलेगा, लोकेशन है एक्चुअली। तो यहां से क्या होगा कि यहां से जाओगे फिर अफ्रीका में आपको एक्सपोजर मिलेगा, है ना, फिर यहां पर आओगे, बॉम्बे चले गए, कैलकाटा चले गए, ठीक है, अलग अलग रीजन्स में देखने को मिलेंगे। तो अब यहां पर क्या करोगे, आप इन पर्टिकुलर रीजन्स को जो है वो ढूंढोगे, ओशियन से रास्ता तय करोगे, लैंड वगैरह देखोगे कि कहां पर रुका जा सकता है, कहां पर ट्रेड किया जा सकता है ना, उन सब लोगों से मिलोगे जो भी वहां पर रूलर्स आपको देखने को मिल रहे थे या जिनका भी रूल वहां पर चल रहा था, उनसे मिलोगे। फिर आपको पता चलेगा उस पर्टिकुलर टेरिटरी में कौन कौन सी चीजें हैं जो यहां पर ग्रो की जाती थी, और जो भी चीजें आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहां पर क्या करेंगे, उन सामान को, उन गुड्स को जो है वो सस्ते दाम में यहां पर खरीदेंगे, ठीक है, सस्ते दाम में खरीदेंगे, उसको वापस जो है वो यूरोप में लेके आएंगे, है ना, यूरोप मतलब जो आपका ये ब्रिटिश है और जो दूसरे यहाँ पर कंट्रीज हैं, वहां पर क्या करेंगे, उसको हायर प्राइस में जो है वो यहाँ पर बेचेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इनका जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कम है, और जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर क्या है कि वो ज्यादा है। तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड थी, वो प्रॉफिट के लिए यहाँ पर इस तरीके का जो अधिकार है वो प्राप्त करना चाहती थी कि भाई ईस्टर्न पार्ट में अगर हम जाएंगे तो हमको अलग अलग तरीके से जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर होंगे, वहां पर हम कम दाम में सामान खरीदेंगे, उसको यूरोप लेकर आएंगे और यूरोप में ज्यादा दाम पर उसको बेचेंगे, तो उससे हमको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और इसी वजह से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो चार्टर 1600 में उनको मिला था, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, है ना, क्योंकि उनके पास कोई राइट ही नहीं थे। जो दूसरी यहाँ पर ट्रेडिंग कंपनीज थी, याद रखिएगा, अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज मतलब कि जो यहां पर इंग्लैंड की ट्रेडिंग कंपनीज थी, उनसे उनको कोई डर नहीं था, क्योंकि उनके पास अधिकार ही नहीं थे। उनके पास यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो पूरे के पूरे राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर दे दिए गए थे।
तो वही लोग कर सकते हैं, बाकी कोई तो कर ही नहीं सकता, तो उससे उनको डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और सारा का सारा जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर किसको मिलेगा, वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही आएगा। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहां पर क्या है कि उस टाइम पीरियड पर जो भी यहां पर क्या होती है, मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज है। अब यहां पर एक टर्म लिखा गया है जिसको बोल रहे हैं मर्सेंटाइल। मर्सेंटाइल यहां पर क्या होता है, एक बिजनेस इंटरप्राइज है दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइस। मतलब कि जो मर्सेंटाइल यहां पर ट्रेडिंग कंपनीज हैं, इनका मतलब यहां पर ये हुआ कि ये लोग प्रॉफिट बनाएंगी। अभी प्रॉफिट कैसे बनेगा कि ये सामान को जो है वो सस्ते दाम पर खरीदेंगी और महंगे दाम पर बेच देंगी। तो वो सारी की सारी जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनको हम यहाँ पर मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज बोलते थे। तो इन लोगों का उस टाइम पीरियड पर क्या चलता था कि जो कंपटीशन है उसको यहाँ पर क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इस तरीके का जो अधिकार है वो यहाँ पर प्राप्त कर लिया है ना, जो आप ये कह सकते हैं ना, चार्टर उनको मिला था कि ईस्ट में जो है वो आप ट्रेड करोगे। तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो कंपटीशन था ना उसको यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सक्लूड कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि सस्ते दाम पर जो है वो चीजों को खरीदते थे और उसको महंगे दाम पर बेचते थे। तो इस तरीके से जो है वो ट्रेडिंग कंपनीज यहाँ पर आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी सीरीज में जो है वो काम करती हुई देखने को मिल रही थी, क्योंकि इंग्लैंड की कोई दूसरी ट्रेडिंग कंपनीज नहीं थी जिनके साथ इनका कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिल रहा था। ये सोल अथॉरिटी थे जो ईस्ट में काम करते हुए अपना यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर जनरेट कर सकते थे। फिर उसके बाद अगली बात करेंगे द रॉयल चार्टर, है ना। रॉयल चार्टर मतलब जिसमें यहां पर परमिशन दी गई थी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये तो इंग्लैंड की कंपनी थी। तो रॉयल चार्टर से यहां पर क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उसको अधिकार दे दिए गए, बाकी जो इंग्लैंड की सारी कंपनीज थी उनको अधिकार नहीं दिए गए। तो वो तो कॉम्पिटिशन आपने जो है वो प्रिवेंट कर लिया। लेकिन ये जो रॉयल चार्टर था, क्योंकि वहां पर क्या है, मोनार्की आपको देखने को मिल रही है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो रॉयल चार्टर है इससे क्या है कि जो बाकी की यूरोपियन पावर्स हैं, जैसे दूसरी कंट्रीज है, चाहे वो नीदरलैंड हो, है ना, चाहे वो पोर्चुगल आपको देखने को मिले, चाहे वो फ्रांस देखने को मिले, ये रॉयल चार्टर उन कंट्रीज के ऊपर थोड़ा ना एप्लीकेबल है। ये एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा, केवल जो ट्रेडिंग कंपनीज इंग्लैंड की हैं उनको यहां पर ये रोकता है। बाकी कंट्रीज की जो कंपनीज है उनको रोकेगा क्या, बिल्कुल नहीं रोकेगा। तो इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि इन कंट्रीज को, जो दूसरी यूरोपियन पावर्स की कंपनीज थी, उनको ये प्रिवेंट नहीं कर पाया ईस्टर्न मार्केट्स में, ठीक है, जो ईस्टर्न मार्केट्स है वहां पर एंटर करने से। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप्स सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो अफ्रीका यहां पर है ना, जैसे इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये वाला मैप देखो, ये आपका यहां पर ये अफ्रीका है, और अफ्रीका जैसे इसको अगर हम नाम देंगे तो ये आपका अफ्रीका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अफ्रीका का एक ईस्टर्न कोस्ट है, तो ये वेस्ट वाला कोस्ट हो गया, है ना, ये वाला जो कोस्ट है ये क्या है, ये वेस्ट कोस्ट है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बताया जा रहा है कि वाई द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप्स, ठीक है, सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द केप ऑफ गुड होप, है ना। अब आप देखोगे तो ये साउथ अफ्रीका है, बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये केप टाउन है, और यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो चीज आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये आपको केप ऑफ गुड होप देखने को मिलता है। मतलब कि राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन द पोर्चुगीज हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया एंड हैड देयर बेस इन गोवा। तो अब यहां पर एक बात समझिए, अब यहां पर क्या हुआ कि जैसे इस मैप में देखो आप, यहां से ब्रिटिश आइलैंड से जो यहां पर शिप्स हैं वो निकल कर आए, ठीक है। अब यहां से वेस्टर्न जो यहां पर अफ्रीका है उससे होते हुए ये आपको देखने को मिलेगा केप ऑफ गुड होप, ठीक है, ये हो गया आपका केप ऑफ गुड होप, ठीक है, ये केप ऑफ गुड होप हो गया। उसके बाद यहां पर क्या है कि इंडियन ओशन होते हुए ये यहां पर कहां पर पहुंचे, इंडिया पहुंचे। तो इंडिया में जाते ही इनको यहां पर ये पता चला कि यार ये पोर्चुगीज जो यहां पर कंपनीज हैं, मतलब कि जो पुर्तगाल वाली जो यहां पर ट्रेडिंग कंपनीज हैं, उन्होंने यहां पर क्या कर लिया है, ऑलरेडी जो है उनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का मतलब यहां पर ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर कोस्ट है ना, ये जो वेस्टर्न कोस्ट, ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको गोवा देखने को मिलता है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि गोवा में अपना ऑलरेडी जो है वो पोर्चुगीज ने जो बेस है वो यहां पर बना लिया है। मतलब कि इनको ये लग रहा था कि हमको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, हमको बहुत प्रॉफिट यहां पर मिलने वाला है जब हम यहां पर ईस्ट में जो है वो ट्रेड करेंगे। लेकिन वहां पर जैसे ये पहुंचे उनको पता चला कि पोर्चुगीज जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं उन्होंने यहां पर ऑलरेडी अपना बेस जो गोवा में है वो यहां पर स्टेब्लिश कर लिया है। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम जो है वो इनको यहां पर देखने को मिली। और हमको एक बात ये भी समझ में आ गया कि जो रॉयल चार्टर क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोवाइड किया गया था, इससे दूसरी कंपनीज, जो दूसरी कंट्रीज की कंपनीज हैं, उनको यहां पर प्रिवेंट नहीं किया जा सकता था। जो इंग्लैंड की ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनको तो रोक सकते थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल राइट यहां पर दे दिए गए थे,
लेकिन जो दूसरी कंट्रीज की कंपनीज हैं इनको आप यहां पर रोक नहीं सकते थे, जो हमने पोर्चुगीज वाले केस में यहां पर देखा। इनफैक्ट इट वॉज वास्को डी गामा, अ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत की जो खोज यहां पर करी है ना, केप ऑफ गुड होप से होते हुए जो यहां पर क्या है कि भारत तक यहां पर पहुंचे थे, वो पहले कौन थे? तो वो थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने यहां पर इसकी खोज की थी। वास्को डी गामा जो है वो पोर्चुगल से आपको देखने को मिलेंगे, यानी आपको एक कह सकते हैं कि ये पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे जिन्होंने भारत तक पहुंचने का जो यहां पर रास्ता था वो खोज निकाला था कि यूरोप से जो भारत अगर पहुंचना है तो किस रास्ते के तहत जाएंगे, वो चीजें इन्होंने यहां पर एक्सप्लोर करी थी। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, है ना, अर्ली 17th सेंचुरी मतलब यहां पर क्या है कि 16th सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशन। ठीक है, डच मतलब यहां पर किन कंट्रीज के लोगों की बात हो रही है? ये बात हो रही है नीदरलैंड की। ठीक है, ये बात हमने किसकी करी? ये करी नीदरलैंड की। तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि आपने देखा कि पोर्चुगीज जो है वो यहां पर आ चुके थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स यहां पर पहुंचे, ब्रिटिशर्स के बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो डच हैं, ठीक है, डच मतलब नीदरलैंड, नीदरलैंड का पुराना नाम जो था वो हॉलैंड था। तो यहां पर क्या है कि ये लोग जो हैं वो ऑलरेडी यहां पर आने लग गए थे, है ना। तो डच वाले जो लोग हैं वो भी यहां पर ट्रेड वगैरह देखने के लिए इंडियन ओशन में यहां पर आ गए, मतलब भारत की तरफ उनकी जो है एंट्री यहां पर होने लग गई। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर क्या है कि जो फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनीज हैं और जो फ्रेंच ट्रेडर्स हैं वो भी आपको यहां पर सीन पर देखने को मिले, मतलब वो लोग भी यहां पर प्रॉफिट जो है अर्न करने के लिए भारत की तरफ आते हुए आपको दिखाई दिए। तो सिंपल सी बात यहां पर समझ में आ गई कि अलग अलग तरीके की जो यहां पर वेस्टर्न, यहां पर जो यूरोप की ट्रेडिंग कंपनीज है, चाहे वो पोर्चुगल की हो, चाहे वो इंग्लैंड की हो, ठीक है, चाहे फिर आप यहां पर ये कह सकते हैं कि वो डच हो यानी नीदरलैंड वाली कंपनीज हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फ्रेंच जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं, वो सब लोग यहां पर ट्रेड करने के वास्ते यहां पर आपको भारत में पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और पोर्चुगीज जो यहां पर ट्रेडिंग कंपनीज थी उनका बेस कहां पर था? वो था गोवा में, है ना। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, एक नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग, है ना। प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि सब लोगों को एक ही तरीके की चीज यहां पर खरीदनी थी, है ना। मतलब यहां पर क्या है कि कुछ अलग नहीं खरीदना है, सब लोगों को जो है वो यहां पर क्या करना है? एक ही तरीके की चीज खरीदनी है। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन द इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो कॉटन था, है ना, जो कॉटन आपको देखने को मिलेगा और जो आपको सिल्क देखने को मिलेगा, इन दोनों चीजों की जो रिक्वायरमेंट थी वो यूरोप में बहुत ज्यादा थी। और ये सारे के सारे जो ट्रेडिंग कंपनीज यहां पर आई थी, है ना, इन सब लोगों को यहां पर क्या चाहिए था? कॉटन चाहिए था और सिल्क चाहिए था। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो पेपर, ठीक है, काली मिर्च, क्लोव्स हो गया, लौंग, फिर कार्डमम हो गया, इलायची, ठीक है, सिनेमन मतलब दालचीनी, टू वर इन ग्रेट डिमांड। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो यहाँ पर यूरोपियंस थे उनको भारतीय जो स्पाइसेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना, इनकी भी बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है कि डिमांड देखने को मिल रही थी। कॉटन और सिल्क तो था ही, लेकिन अलग अलग तरीके के जो स्पाइसेस आपको देखने को मिलते हैं, इन सब चीजों की भी यहाँ पर डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी। कंपटीशन among the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased and this reduced the profits that could be earned। अब यहां पर क्या हो रहा था कि पहले केवल एक कंपनी थी, है ना, अभी एक कंपनी यहां पर थी, तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर जो सामान उन्होंने खरीदा वो जितना ज्यादा से ज्यादा यहां पर कम हो सकता था उतना ज्यादा से ज्यादा कम में खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि कोई और खरीदने वाला तो है नहीं, केवल एक ही कंपनी है जो सामान को यहां पर खरीद रही है। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि अब आपको अलग अलग तरीके की कंपनीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब केवल एक कंपनी नहीं है, अब यहां पर क्या है, आपको पोर्चुगीज भी देखने को मिल रहे हैं, ब्रिटिश भी देखने को मिल रहे हैं, डच भी देखने को मिल रहे हैं, फ्रेंच भी देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहां पर क्या होगा कि पहले जो बहुत सस्ता सामान यहां पर खरीदा जाता था उसके जो प्राइस होंगे वो बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले 100 रुपए में आप कोई सामान खरीदते थे, अब आपको 200 रुपए में खरीदने पड़ रहे हैं। पहले 100 रुपए में खरीद के आप 500 रुपए में सामान बेचते थे, ठीक है, अब 200 रुपए में खरीद के, क्योंकि ये सामान अगर आप लेकर जा रहे हो यूरोप में तो ये कंपनीज भी तो लेके जा रही है ना, तो ये भी क्या करेंगे, इनका भी होगा कि हमारा सामान ले लो, हम 400 में देंगे, 300 में देंगे। तो अब मान लो कि पहले 500 रुपए में बेचते थे तो अब 400 रुपए में बेचोगे, है ना। तो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो 400 का प्रॉफिट हो रहा था और अब केवल 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब कॉम्पिटिशन यहां पर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, है ना, तो चीजें जो है वो आपको सस्ती देखने को मिलती हैं। जब चीजें सस्ती यहां पर हो जाएंगी तो आप ये कह सकते हैं कि जो लोगों को प्रॉफिट यहां पर हो रहा था वो भी यहां पर कम होगा। तो यही चीज आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग तरीके की कंपनीज यहां पर हैं उनको उतना ज्यादा प्रॉफिट जो है वो यहां पर नहीं मिल रहा था जितना वो प्रॉफिट यहां पर सोच रहे थे। तो इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम जो है वो आपको यहां पर देखने को मिली है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझना है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। कोई भी डाउट अगर आता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है,
द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वॉज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपिटिटर्स। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपकी पर्टिकुलर जो कंपनी है वो यहाँ पर फ्लोरिश करे, फ्लोरिश करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आपकी कंपनी जो है वो यहाँ पर आगे बढ़े, है ना, उसको ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर हो, तो उसका केवल एक ही तरीका यहाँ पर ये था कि आप यहाँ पर क्या करिए कि जो भी राइवल कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना, जैसे ब्रिटिशर्स को फायदा करना है तो वो फ्रेंच को हरा दो, है ना, या एलिमिनेट कर दो, डच को एलिमिनेट कर दो, पोर्चुगीज को एलिमिनेट कर दो। तो अगर उनको यहाँ पर क्या करना है कि अपनी कंपनी जो है उसका यहाँ पर वर्चस्व जो है वो यहाँ पर बढ़ाना है ना, उसको प्रॉफिट ज्यादा दिलाना है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी राइवल यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स हैं उनको यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा। उनको अगर आप समाप्त करोगे तभी यहाँ पर क्या है कि आपको ज्यादा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलेगा। The urge to secure market therefore led to fierce battle between the trading companies। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया कि एलिमिनेट करने की बात यहाँ पर हो रही है, और इसी वजह से मार्केट को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करना, उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में जो है वो बैटल्स वगैरह भी आपको बड़े स्केल पर होती हुई दिखाई दी। फिर अगली बात, थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी, मतलब कि 17th और 18th सेंचुरी की बात करेंगे अगर हम, दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप, ब्लॉकेडेड रूट्स एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप फ्रॉम मूविंग विद द सप्लाईज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में अगर आप देखोगे 17th और 18th सेंचुरी में, तो वो जो यहाँ पर अलग अलग ट्रेडिंग कंपनीज थी वो लोग क्या करने लग गए, एक दूसरे के जो शिप हैं वो डुबोने लग गए, है ना, उनके ऊपर अटैक करने लग गए और वो चाह रहे थे कि भाई डूब जाए। फिर उन्होंने जो रूट्स वगैरह हैं उनको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, ताकि जहाँ पर जो राइवल शिप्स वगैरह होते हैं जो गुड्स वगैरह को लेकर या फिर जो चीजें यहाँ पर मूव कर रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए कि रास्ते में जो फ्रेंच कंपनी है वो सामान लेकर जा रही है, अभी रास्ते में क्या है कि ब्रिटिशर्स वाला रूट पड़ता है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया कि उस रूट को ब्लॉक कर दिया ताकि वो जो फ्रेंच कंपनी वो अपना सामान लेकर यहाँ पर ना जा पाए। तो इस तरीके से क्या करने लग गए, आप ये कह सकते हैं कि उनके बीच में जो लड़ाइयां हैं वो भी यहाँ पर स्टार्ट होती हुई दिखाई दी। क्यों? क्योंकि अगर उनको प्रॉफिट यहाँ पर अर्न करना है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कमाना है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर राइवल कॉम्पिटिटर्स थे उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन के लिए वो लोग एक दूसरे का शिप यहाँ पर डुबाने लग गए, रास्ते जो है वो ब्लॉक करने लग गए, ताकि जो भी यहाँ पर अलग अलग तरीके की कंपनीज हैं जो अपना सामान लेकर यहाँ पर जा रही हैं वो अपना सामान लेकर ना जा पाए। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि जहां पर भी ट्रेड वगैरह होता था, अब ट्रेड वगैरह के साथ पहले तो लोग ट्रेड ही करते थे, लेकिन अब यहां पर क्या है कि लोग अटैक करेंगे तो आपको भी तो बचाव करना पड़ेगा ना, तो आप यहां पर क्या है कि बंदूक वगैरह लेकर, गोले वगैरह लेकर यहां पर चलने लग गए। और साथ ही साथ जो भी आपके यहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह होते थे जहां से आप ट्रेड वगैरह करते थे, वहां पर फोर्टिफिकेशन हो गया। फोर्टिफिकेशन मतलब उसमें आपने सुरक्षा उसको पहुंचा दी, ताकि जो दूसरी कंपनीज हैं वो आपको किसी भी तरीके का यहाँ पर नुकसान ना पहुंचा सके, आपके जो सामान वगैरह होते हैं, प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, उसको किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसको फोर्टिफाई कर दिया गया। जो फोर्सेस वगैरह है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय कर जाने लग गई, ताकि चीजें जो है वो आपको सुरक्षित जो है वो देखने को मिले। तो अब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ट्रेड के अलावा अब यहाँ पर आर्म्स का भी जो है वो यहाँ पर प्रयोग होने लग गया। क्यों? क्योंकि सभी कंपनीज यहाँ पर ये चाहती थी कि जो सामने वाली कंपनी है उसको हम यहाँ पर पूरी तरीके से एलिमिनेट करें, क्योंकि जब हम उनको एलिमिनेट करेंगे तभी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब सीरीज जो है वो इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ने लगी। This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with the local rulers। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, जहां पर इनके आपको पोस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे, जहां से भी ये ट्रेड एक्टिविटीज वगैरह कर रहे थे, अगर उसको फोर्टिफाई कर रहे हैं, फोर्टिफाई करने का मतलब ये है कि थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह वाला भी काम होगा, थोड़ा आर्मी वगैरह का यूज करके भी चीजों को जो है वो यहाँ पर सिक्योर करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो लोकल रूलर्स थे, है ना, अभी तक यहाँ पर क्या हो रहा था कि ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं उनके साथ ही कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो लोकल रूलर्स हैं उनके साथ भी अगर आप देखोगे तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम जो है वो निकलकर सामने आती गई। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि ट्रेडिंग कंपनी से तो लड़ाई लड़ी रहे थे, लेकिन अब क्या होगा कि जो लोकल रूलर्स हैं उनके साथ भी लड़ाई आपको देखने को मिलने लगी। तो इसका मतलब यहां पर हमको एक बात ये समझ में आ रहा है कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेड भी कर रही है, और ट्रेड करने के साथ ही साथ जो दूसरी ट्रेडिंग कंपनीज है उनके साथ लड़ाई भी कर रही है। और क्योंकि उसने अपना जो भी यहाँ पर सेटलमेंट्स हैं, है ना, उनको फोर्टिफाई किया, फोर्टिफाई में मतलब उसको सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि आर्मी वगैरह या जो गार्ड्स वगैरह होते हैं उनको भी डिप्लॉय करना स्टार्ट किया। तो जब वो डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ का जो लोकल रूलर है उसको अच्छा थोड़ा लगेगा कि एक तो आर्मी हमारे यहाँ पर है और एक दूसरी आर्मी जो है वो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर लगा कर रखी हुई है ना, या आप ये कह सकते हैं कि जो गार्ड्स हैं सुरक्षा के लिए फोर्टिफिकेशन जो है वो यहाँ पर हो रहा है, तो उसको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी वजह से क्या हो रहा था कि आप ये कह सकते हैं कि जो लोकल रूलर्स हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि कंपनी के लिए ये बहुत डिफिकल्ट यहाँ पर हो गया था कि वो क्या करे कि ट्रेड को पॉलिटिक्स से जो है वो यहाँ पर सेपरेट करे।
ठीक है, ये काम जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि भाई ट्रेड अलग तरीके से हम ट्रेड करने के लिए आए हैं, तो अब पॉलिटिक्स जो है उसमें हम नहीं घुसेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स का हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो यहाँ पर किस पर्पज से आए थे, हमारा जो पर्पज था वो यही था कि हम यहाँ पर व्यापार करें, तो ट्रेड पर्पज से जो यहाँ पर आए थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह यहाँ पर हो रही है, तो उनसे नेगोशिएशंस करना, बातचीत करना, लड़ाई करना, ये सब भी चीजें यहाँ पर हो रही थी, तो पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर ट्रेड से अलग नहीं हो पा रहा था, ये पॉइंट आपको समझना है। और इसी वजह से आप ये देख सकते हैं कि जब वो ट्रेड करने के लिए यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से टेरिटरी जो है वो इस्टेब्लिश करी, उसका पॉइंट समझिए कि आप किस तरीके से वो पॉलिटिक्स में भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दिए, तो इसका कारण ये था। ठीक है, आई होप जितनी चीजें अभी तक मैंने डिस्कस करी हैं वो सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।